के महान प्रतिभा संपन्न लेखक अज्ञे जी की नाच कविता को लेकर। अज्ञे जी के बारे में कहें तो 1911 को उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में उनका जन्म हुआ, एक पंजाबी ब्राह्मण परिवार में। कुशीनगर, जैसे आप सब जानते हैं, महात्मा बुद्ध की निर्वाण स्थली। महात्मा बुद्ध के सच्चित आनंद का प्रभाव ही था शायद कि उनका नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन रखा गया। अज्ञेय उनका उपनाम है। और अज्ञे जी को ये उपनाम कैसे मिला, इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। अज्ञे जी बचपन से ही क्रांतिकारी स्वभाव के थे और स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ गए थे भगत सिंह, सुखदेव जैसे रेवोल्यूशनरीज के साथ, और उनके लिए बम का निर्माण ये करते थे। उनके बीच इन्हें साइंटिस्ट के नाम से जाना जाता था। और इसी बीच इन्हें जेल हुआ 1930s में, और जेल से ही इन्होंने एक बहुत ही अच्छी कहानी लिखकर उस समय की पत्रिका हंस के संपादक के पास भेजा। वहाँ जैनेन्द्र कुमार जी थे और इस कहानी को पढ़कर, कहानी बड़ी ज़बरदस्त थी लेकिन लेखक का नाम नहीं था। अब उनमें ये चर्चा हुई कि इसे किस नाम से छापें, तो हंस के संपादक ने कहा कि इसे अज्ञे नाम से छापेंगे। वो संपादक और कोई नहीं, हिंदी के महान उपन्यास सम्राट, महान कथाकार स्वयं प्रेमचंद जी थे। इस प्रकार अज्ञे जी के नाम से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन लेखन के क्षेत्र में कर्मरत हुए। उनके लेखन के बारे में कहें तो इतनी अधिक प्रयोग उन्होंने लेखन के क्षेत्र में किया। उनकी जिंदगी भी उतना ही अलबेला है, उनका निजी जीवन भी उतना ही उलटफेर लिए हुए है। कभी ऑल इंडिया रेडियो में काम किया, फोटोग्राफी की, कभी अध्यापन कार्य किया, और रेवोल्यूशनरी तो वे थे ही। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय सैनिक में भर्ती हुए, भारतीय सैन्य में। इस प्रकार कई किरदार उन्होंने जिंदगी में निभाए। और 1964 में उनकी कविता संग्रह आंगन के पार द्वार के लिए उन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार से नवाजा गया। 1978 में इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस जो अवार्ड है, लिटरेरी अवार्ड है, ज्ञानपीठ अवार्ड से अज्ञे जी नवाजे गए। उनकी कविता संग्रह कितनी नावों में कितनी बार के लिए। तो देखते हैं एक झलक उनके साहित्यिक जीवन की। अज्ञे जी की साहित्यिक लेखन के बारे में कहें तो ऐसी कोई साहित्यिक विधा नहीं है जिस पर उन्होंने लेखनी न चलाई हो। कवि हृदय अज्ञे जी ने कविता के भाव पक्ष और शिल्प पक्ष में इतने अधिक प्रयोग किए कि हिंदी साहित्य का एक कालखंड प्रयोगवाद के नाम से ही जाना जाता है। 1943 में 7 कवियों के वक्तव्य और कविताओं को लेकर तार सप्तक का संपादन अज्ञे जी ने किया। तार सप्तक का संपादन हिंदी साहित्य जगत में एक ऐतिहासिक घटना थी। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, इस प्रकार इन्होंने संपादन किया। तार सप्तक के आविर्भाव से ही नई कविता की नींव रखी गई। अज्ञे जी ने 20 से अधिक कविता संग्रह, 4 उपन्यास, 15 कहानी संग्रह, एक नाटक, उत्तर प्रियदर्शी उनका नाटक है, और यात्रा विवरण, डायरी, निबंध सब उन्होंने सफलतापूर्वक लिखा। उनके कविता संग्रह आंगन के पार द्वार के लिए उन्हें 1964 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार से नवाजा गया, और 1978 में भारत का सबसे प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड ज्ञानपीठ पुरस्कार से अज्ञे जी को नवाजा गया। 4 अप्रैल 1987 को उनका निधन हुआ। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात हो रही है तो कुछ जानकारी ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में देना चाहूँगी। भारत का सबसे प्रसिद्ध, सबसे बड़ा लिटरेरी अवार्ड है जो हर साल दिया जाता है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स लिटरेचर के लिए। 1961 में सबसे पहले इसे देने की प्लान बनाई गई, और 1965 में फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार विनर केरल के पोएट जी शंकर कुरुप जी थे।
उस समय प्राइस अमाउंट करीब 1 लाख था। फिर उन दिनों पुरस्कार लेखकों की केवल एक एकल कृति के लिए दिया जाता था, लेकिन बाद में संपूर्ण रचनाओं के लिए भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाने लगा। और 1 लाख रुपये से शुरू होकर 2005 तक आते आते 7 लाख कर दिया गया धनराशि, और आजकल 11 लाख है, 11 lakhs। दैट्स अ प्रिटी गुड अमाउंट। भारत के किसी भी सिटीजन को भारत की जो मान्य भाषाएं हैं, 22 लैंग्वेजेस हैं, उनमें लिखने वाले साहित्यकारों को ये दिया जाता है। इंडियन सिटीजन होना चाहिए। और 3 साल पहले इंग्लिश को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए शामिल किया गया, अंग्रेज़ी को भी। हिंदी और कन्नड़ा भाषा के लेखकों को सबसे अधिक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, 7 बार। अग्गे जी को 1978 में अपनी कविता संग्रह कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। 2 खंभों में रस्सी तन के बांध कर उसके ऊपर चलने का ये जो टाइट रोप डांसिंग जो हम कहते हैं, वो पहले भी था, अब भी है। अब अभी थोड़ा कम है। देखिए कितने कितने टाइप के, कितनी कितनी तरह से लोग रस्सी के ऊपर कसरत कर रहे हैं। अरे ये तो अजीब ही है, देखो हाई हील्स पहन के भी। और ये तो गजब, साइकिल वगैरह में बहुत मुश्किल काम है। तो ये इस प्रकार रस्सी के ऊपर नाचना पहले से भी होता आ रहा है। अग्गे जी की कविता नाच। एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ। जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूँ वह 2 खंभों के बीच है। रस्सी पर मैं जो नाचता हूँ वह एक खंभे से दूसरे खंभे तक का नाच है। 2 खंभों के बीच जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूँ उस पर तीखी रोशनी पड़ती है जिसमें लोग मेरा नाच देखते हैं। न मुझे देखते हैं जो नाचता है, न रस्सी को जिस पर मैं नाचता हूँ, न खंबे को जिस पर रस्सी तनी है, न रोशनी को कि जिसमें नाच दिखता है। लोग सिर्फ नाच देखते हैं, पर मैं जो नाचता, जो जिस रस्सी पर नाचता हूँ, जो जिन खंभों के बीच है, जिस पर जो रोशनी पड़ती है, उस रोशनी में उन खंभों के बीच उस रस्सी पर असल में मैं नाचता नहीं हूँ। मैं केवल उस खंभे से इस खंभे तक दौड़ता हूँ कि इस या उस खंभे से रस्सी खोल दूँ कि तनाव चुके और ढील में मुझे छुट्टी हो जाए। पर तनाव ढीलता नहीं और मैं इस खंभे से उस खंभे तक दौड़ता हूँ, पर तनाव वैसा ही बना रहता है। सब कुछ वैसा ही बना रहता है और वही मेरा नाच है जिसे सब देखते हैं। मुझे नहीं, रस्सी को नहीं, खंबे नहीं, रोशनी नहीं, तनाव भी नहीं, देखते हैं नाच। कम शब्दों में गहरे अर्थ की अभिव्यक्ति अग्गी जी की काव्यगत विशेषता है। यहाँ इस कविता नाच में भी हम यही पाते हैं। नाच 2 तरह की होती है। जब मन उल्लास से भरा होता है तो देह भी उसके साथ ही नाच लेता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग मजबूर होकर नाचते हैं। किसी दूसरे के संचालन के कारण आदमी नाचता है और समाज उसे तमाशा बनकर देखता रहता है। तो यहाँ नाच कविता में भी कवि ने इसी ओर संकेत किया है कि आदमी जब रस्सी के ऊपर नाच रहा है तो वो अपने मन से नहीं, उल्लास से नहीं नाच रहा, मजबूर होकर नाच रहा है। तो आइए नाच कविता को थोड़ी विस्तार से देखते हैं। चलो अग्गे जी की कविता नाच को एक एक पैराग्राफ करके समझाती हूँ।
पहला पैराग्राफ है, एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ। जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूँ वह दो खम्भों के बीच है। रस्सी पर मैं जो नाचता हूँ वह एक खम्भे से दूसरे खम्भे तक की नाच है। ये दोनों रस्सी मतलब रोप, കയർ, രണ്ട് खम्भा മുളയാകാം, രണ്ട് തൂണാകാം. दो खम्भों के बीच एक रस्सी तनी हुई है. ടൈറ്റ് ആയിട്ടൊരു റോപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ടൈറ്റ് റോപ്പ് ഡാൻസ് എന്ന് പറയും ഇതിനെ. അപ്പോൾ ഇത് एक तनी हुई रस्सी है, നല്ല വലിച്ചു മുറുക്കിയ रस्सी ഉണ്ട്, ഒരു റോപ്പ് ഉണ്ട്. जिस पर मैं नाचता हूँ. जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूँ वह दो खम्भों के बीच है. രണ്ട് തൂണുകളുടെ ഇടയ്ക്കാണ് ഞാൻ ഏത് കയറിൻ്റെ മുകളിലാണോ നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് അത്. रस्सी पर मैं जो नाचता हूँ वह एक खम्भे से दूसरे खम्भे तक का नाच है. लोगों को लगता है कि मैं नाच रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली एक खम्भे से दूसरे खम्भे तक मेरा दौड़ना वही लोगों को नाच सा लगता है. ഇത് നൃത്തം ചെയ്യുന്ന ആ വ്യക്തി പറയാണ്, ഞാൻ എൻ്റെ നൃത്തം ഈ വലിഞ്ഞു മുറുക്കിയ കയറിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു നൃത്തമാണ്. അത് ആക്ച്വലി ഒരു തൂണിൽ നിന്ന് മറ്റേ തൂൺ വരെ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നൃത്തമാണ്. ഈ കയറ് നല്ല തനി ഹുയി ഹെ. തനി ഹുയി മതലബ് വലിച്ചു മുറുക്കിയ കയറാണ്. और इन दो खम्भों के बीच मेरा नृत्य चलता है. अदान एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ. जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूँ वह दो खम्भों के बीच है. रस्सी पर मैं जो नाचता हूँ वह एक खम्भे से दूसरे खम्भे तक का नाच है. कविता आगे बढ़ती है. दो खम्भों के बीच जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूँ उस पर तीखी रोशनी पड़ती है, जिसमें लोग मेरा नाच देखते हैं. न मुझे देखते हैं जो नाचता है, न रस्सी को जिस पर मैं नाचता हूँ, न खम्भों को जिस पर रस्सी तनी है, न रोशनी को ही जिसमें नाच दिखता है. लोग सिर्फ नाच देखते हैं. കാണികൾ എൻ്റെ നൃത്തം മാത്രം, ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കിടന്ന് ഈ കയറിൻ്റെ മേളിൽ ബാലൻസ് ചെയ്ത് ഓടുന്ന നൃത്തം ഓൾ ടുഗെദർ അതവർക്കൊരു കൗതുകമാണ്, ഒരു തമാശ പോലെ അവർ കാണുകയാണ്. लोगों का ये देखना कैसे मैं एक खम्भे से दूसरे खम्भे तक दौड़ रहा हूँ, उनको लग रहा है मैं नाच रहा हूँ, लेकिन मेरे ऊपर तीखी रोशनी पड़ती है. तीखी रोशनी വളരെ ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് എൻ്റെ മുകളിലോട്ട് അടിക്കും. അപ്പം ജിസ്മെ ലോഗ് മേരാ നാച്ച് ദേഖ്തേ ഹൈ, ആൾക്കാർ ആ സമയത്ത് എൻ്റെ നൃത്തം കാണും. അവർ ആക്ച്വലി न मुझे देखते हैं, वे मुझे नहीं देखते. जो नाचता है, मैं नाच रहा हूँ लेकिन वो मुझे नहीं देख रहे. न रस्सी को जिस पर मैं नाचता हूँ, न ही वे उस रस्सी को देखते हैं जिसमें मैं नाचता हूँ. ഞാൻ ഏത് കയറിൻ്റെ മുകളിലാണോ ഈ അഭ്യാസം കാണിക്കുന്നത് അതും ആൾക്കാർ കാണുന്നില്ല. ന ഖംബോं को जिस पर रस्सी तनी है, രണ്ട് മുളയുണ്ട്, അതിലാണ് ഈ കയറുകൾ വലിഞ്ഞു മുറുകിയിരിക്കുന്നത്. उसको भी लोग नहीं देखते. न रोशनी को ही जिसमें नाच दिखता है, അതുപോലെ എൻ്റെ മുകളിലോട്ട് അടിക്കപ്പെടുന്ന തീവ്രമായ വെളിച്ചം അതും ആൾക്കാർ കാണുന്നില്ല. ലോഗ് സിർഫ് നാച്ച് देखते हैं. लोगों को क्या है, लोगों को सिर्फ नाच देखना है. ആൾക്കാർക്ക് വേറെ ഒന്നും അറിയണ്ട, എങ്ങനെയും നൃത്തം തമാശ രൂപത്തിൽ കാണണം. ഞാൻ എൻ്റെ അവസ്ഥ, കയറിൻ്റെ അവസ്ഥ, തൂണുകളുടെ അവസ്ഥ, എൻ്റെ മുകളിൽ വീഴുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇതൊന്നും ആൾക്കാർക്ക് അറിയണ്ട. लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है. दो खम्भे के बीच जो रस्सी तनी हुई है उस पर मैं नाच रहा हूँ और मेरे ऊपर तीखी रोशनी पड़ रही है, लेकिन लोगों को ये कुछ नहीं दिखाई देता. लोगों को सिर्फ मेरा नाच दिखाई देता है. लोग सिर्फ नाच देखते हैं. पर मैं जो नाचता, जो जिस रस्सी पर नाचता हूँ, जो जिन खम्भों के बीच है, जिस पर जो रोशनी पड़ती है, उस रोशनी में, उन खम्भों के बीच, उस रस्सी पर असल में मैं नाचता नहीं हूँ. इधर ये बहुत ही पते की बात कह रहा है ये नाचने वाला. ये कहता है कि लोग देख रहे हैं तमाशा, मैं नाच रहा हूँ,
दो रस्सी के बीच, दो खम्भों के बीच रस्सी है, रोशनी पड़ रही है, लेकिन असल में मैं नाच नहीं रहा हूँ. ആൾക്കാർ ഈ തമാശയായിട്ട് കാണുന്ന എൻ്റെ നൃത്തം ആക്ച്വലി ഞാൻ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ആ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന ആൾ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതെൻ്റെ നൃത്തമല്ല. ജനങ്ങൾക്കൊരു ഇല്യൂഷനാണ് ഞാൻ നൃത്തം ചെയ്യുവാണെന്ന്, എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുകയാണെന്ന്. പക്ഷേ ആക്ച്വലി पर मैं जो नाचता, जो जिस रस्सी पर नाचता हूँ, जो जिन खम्भों के बीच है, जिस पर जो रोशनी पड़ती है, उस रोशनी में, उन खम्भों के बीच उस रस्सी पर असल में मैं नाचता नहीं हूँ. कविता और आगे बढ़ रही है. मैं केवल उस खम्भे में इस खम्भे तक दौड़ता हूँ, उस खम्भे से इस खम्भे तक दौड़ता हूँ. कविता इस प्रकार आगे बढ़ती है. मैं केवल उस खम्भे से इस खम्भे तक दौड़ता हूँ कि इस या उस खम्भे से रस्सी खोल दूँ कि तनाव चुके और ढील में मुझे छुट्टी हो जाए. पर तनाव ढीलता नहीं और मैं इस खम्भे से उस खम्भे तक दौड़ता हूँ, पर तनाव वैसा ही बना रहता है. सब कुछ वैसा ही बना रहता है. तो ये नृत्य करने वाला रस्सी के ऊपर जो नाच रहा है, वो एक खम्भे से उस खम्भे तक इस आशा से दौड़ता है कि उस रस्सी के तनाव को, उस रस्सी के टेंशन को थोड़ा ढीला करके उसे राहत मिले. അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ നൃത്തം എങ്ങനെയും അവസാനിക്കണമെന്നാണ്. അയാൾ ഒരു തൂണിൽ നിന്ന് മറ്റേ തൂണിലേക്ക് ഓടുമ്പോൾ അയാളുടെ ആഗ്രഹം ഈ കയറൊന്ന് അയഞ്ഞിട്ട് അയാളുടെ നൃത്തം ഒന്ന് തീരണേന്നാണ്. ലേക്കിൻ തനാവ് വൈസാ ഹി ബനാ രഹതാ ഹെ. കയർ അതേപടി തന്നെ നിൽക്കും. സബ് കുച്ച് വൈസാ ഹി ബനാ രഹതാ ഹെ. ഒന്നും മാറുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിച്ചാലും അയാളെ കൊണ്ട് വേറെ സമൂഹത്തിൽ വേറെ പവർഫുൾ ആൾക്കാരാണ് ഈ നൃത്തം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. പല അവസരങ്ങളിലും ഈ പവർ ഇല്ലാത്തവന് പല രീതിയിലുള്ള കോപ്രായങ്ങൾ കാണിക്കേണ്ടി വരും. സ്വന്തം ആഗ്രഹം പ്രകാരമല്ല. इसका संचालक कोई और है. मैं केवल उस खम्भे से इस खम्भे तक दौड़ता हूँ. ഞാൻ കാര്യം അറിയാതെ അങ്ങോട്ട് ഓടുന്നു ഇങ്ങോട്ട് ഓടുന്നു. എൻ്റെ ആഗ്രഹം എത്രയും വേഗം ഈ നൃത്തം തീരണമെന്നാണ്. पर तनाव वैसा ही बना रहता है. तनाव का मतलब है टेंशन. और मैं क्या चाहता हूँ कि खम्भे से रस्सी खोल दूँ. ആ रस्सी, ആ കയർ അഴിക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. लेकिन होता क्या है, सब कुछ वैसा का वैसा ही बना रहता है. और कविता अपने अंतिम वाक्यों में आ रही है. अज्ञे जी की कविताएं अक्सर देखा जाता है कि अंतिम वाक्यों में पूरी अभिव्यक्ति दिखाई देती है. और वही मेरा नाच है जिसे सब देखते हैं. मुझे नहीं, रस्सी को नहीं, खम्बे नहीं, रोशनी नहीं, तनाव भी नहीं देखते हैं. देखते हैं नाच. तो ये आदमी कहता है कि मेरे नाच को सब लोग देखते हैं लेकिन मुझे नहीं देखते. मेरे आँखों में आंसू है या नहीं, मेरे आँखों में डर है या नहीं, मेरे आँखों में तनाव है या नहीं, ये लोग नहीं देखते. रस्सी को नहीं, खम्बे नहीं, रोशनी नहीं. मैं किस पर नाच रहा, कितना महीन रस्सी है. मैं रस्सी को भी लोग नहीं देखते, खम्बे को भी नहीं देखते. मेरे ऊपर जो तीखी रोशनी पड़ती है उसे भी नहीं देखते. तनाव भी नहीं देखते. रस्सी में भी तनाव है, मेरे मन में भी तनाव है. അപ്പോൾ देखते हैं केवल नाच. ആൾക്കാർ കാണുന്നത് ഒരു തമാശ, ഒരു നൃത്തം. എൻ്റെ ഉള്ളിലെ ടെൻഷൻ കാണുന്നില്ല, ഈ കയറ് വലിഞ്ഞു മുറുകി ഉണ്ടാകുന്ന ടെൻഷൻ കാണുന്നില്ല, എൻ്റെ മുകളിൽ പ്രഹരിക്കുന്ന തീക്ഷ്ണമായ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ടെൻഷൻ കാണുന്നില്ല. ആൾക്കാർക്ക് വെറും ഇതൊരു നൃത്തമാണ്. ലേക്കിൻ എന്നെ ഈ നൃത്തം ആടിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തി അദൃശ്യമായിരിക്കുന്നു, ആ പവർ അദൃശ്യമായിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ നൃത്തം ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കുന്നു. ഇത് കണ്ട് രസിക്കാൻ കുറേ ആൾക്കാരും സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ട്. अज्ञे जी यही कहकर ये कविता समाप्त करते हैं. आप इसे पूरे आस्वादन के साथ, इसे पूरा एक साथ इसका आलाप कीजिए. एक साथ हम देखते हैं एक बार फिर. एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ. जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूँ वह दो खम्भों के बीच है. रस्सी पर मैं जो नाचता हूँ
वह एक खंबे से दूसरे खंबे तक का नाच है। दो खंभों के बीच जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूँ, उस पर तीखी रोशनी पड़ती है, जिसमें लोग मेरा नाच देखते हैं। न मुझे देखते हैं जो नाचता है, न रस्सी को जिस पर मैं नाचता हूँ, न खंबे को जिस पर रस्सी तनी है, न रोशनी को जिसमें नाच दिखता है। लोग सिर्फ नाच देखते हैं। पर मैं जो नाचता, जो जिस रस्सी पर नाचता हूँ, जो जिन खंभों के बीच है, जिस पर जो रोशनी पड़ती है, उस रोशनी में उन खंभों के बीच उस रस्सी पर असल में मैं नाचता नहीं हूँ। मैं केवल उस खंबे से इस खंबे तक दौड़ता हूँ कि इस या उस खंबे से रस्सी खोल दूँ कि तनाव चुके और ढील में मुझे छुट्टी हो जाए। पर तनाव ढीलता नहीं और मैं इस खंबे से उस खंबे तक दौड़ता हूँ, पर तनाव वैसा ही बना रहता है, सब कुछ वैसा ही बना रहता है। और वही मेरा नाच है जिसे सब देखते हैं। मुझे नहीं, रस्सी को नहीं, खंबे नहीं, रोशनी नहीं, तनाव भी नहीं देखते हैं, देखते हैं नाच। धन्यवाद. അപ്പോൾ സച്ചിദാനന്ദ് ഹീരാനന്ദ് വാത്സ്യായൻ അഗ്ഗൈ എന്ന കവിയുടെ നാച്ച് എന്ന ഈ കവിത വ്യക്തി എങ്ങനെ സമൂഹം ഒരു തമാശയായിട്ട് കാണുമെങ്കിലും ആ കയറിൻ്റെ മുകളിൽ ജീവനും പണയം വെച്ച് വളരെ ടെൻഷൻ അനുഭവിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുന്ന ഒരു നൃത്തം ചെയ്യുന്നവൻ്റെ മനോവിഷമമാണ് കവി ഇതിൽ തുറന്നു കാട്ടുന്നത്. ഈ രണ്ട് തൂണുകളുടെ ഇടയിൽ കയറ് കെട്ടി വലിച്ചു മുറുക്കിയ ടെൻഷൻ അയാളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ടെൻഷനെയാണ് പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ കവിത നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെ ഈ വയറ്റിപ്പിഴപ്പിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, മറ്റുള്ളവരുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് നൃത്തം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന സമൂഹത്തിലെ ബലഹീനരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത്. സമൂഹം അതിനെ ഒരു തമാശയായിട്ട് കാണുന്നത് വളരെ അത്ഭുതകരമായി, വളരെ ആസ്വദിച്ച് അതിനെ ഒരു നൃത്തമായിട്ട് കാണുമെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അതൊരു നൃത്തമല്ല എന്ന് ആ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി തന്നെ ഇവിടെ പറയാണ്. അയാൾ ഒരു തൂണിൽ നിന്ന് മറ്റേ തൂണിലേക്ക് ഓടുകയാണ് വെപ്രാളം കൊണ്ട്. അയാളുടെ ആഗ്രഹം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ കയറൊന്ന് അഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾക്ക് ഈ നൃത്തം ഒന്ന് അവസാനിപ്പിക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ നൃത്തമെന്ന് കരുതി ആസ്വദിക്കുന്ന പലതും സമൂഹത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിധിക്കപ്പെട്ട് ടെൻഷൻ അനുഭവിച്ച് കമ്പൽ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ചില പ്രക്രിയകളായിരിക്കാം നമ്മളൊരു പക്ഷേ നൃത്തം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്നത്. അപ്പം അഗേജിയുടെ തൻ്റെ പ്രയോഗങ്ങൾ കൊണ്ട്, തൻ്റെ ഭാവവും ശില്പവും, കവിതയിലെ എല്ലാ മേഖലകളും അദ്ദേഹം വളരെയധികം പ്രയോഗം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ആ കാലഘട്ടത്തിന് തന്നെ പ്രയോഗവാദം എന്ന് പേരിട്ടുണ്ട് ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തിൽ. അത്രയ്ക്ക് ഫേമസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലിറ്റററി അവാർഡ്, ജ്ഞാൻപീഠ് അവാർഡ് നേടിയ കവിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാച്ച് എന്ന കവിതയാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ എടുത്തത്. അപ്പോൾ അടുത്ത സെഷനിൽ വേറൊരു പോയമായിട്ട് വരാം. അതുവരേക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.